हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं साइंस के जो बायोलॉजी के सेक्शन के अंदर। और बायोलॉजी में हमने काफ़ी कुछ बातें हमने पहले भी की हैं। कल हमने स्केलेटन सिस्टम को कंप्लीट किया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को और लीजिएगा, आपके ला रहा हूं सबसे पहले टॉपिक के बारे में जानकारी। दोस्तों टॉपिक जो आपका है ये जनरली एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम देखा जाए तो इस टॉपिक का जो नाम है, देखा जाए तो इस टॉपिक का नाम क्या है? ग्रंथियां व हार्मोन। क्लियर? और ग्रंथियों के अंदर एक विशेष प्रकार की ग्रंथियों का ग्रुप है जिसको आप कहते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो उनको हम पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि दोस्तों ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्लैंड्स क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से स्टार्ट करेंगे, ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्रंथियां क्या होती हैं। तो दोस्तों ग्रंथि देखिएगा, बॉडी की ऐसी स्ट्रक्चर्स जो क्या करती हैं, देखिएगा बॉडी की ऐसी संरचना जो शारीरिक पदार्थों से कुछ नया निर्मित करती है और तरल रासायनिक पदार्थ मुक्त करके शरीर के अंगों व तंत्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों ग्रंथियां हमारी बॉडी में पाई जाने वाली वे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि तरल रासायनिक पदार्थ, जो कि लिक्विड केमिकल्स क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, मुक्त करती हैं। और उन रासायनिक पदार्थों की हेल्प से, उन केमिकल्स की हेल्प से ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं बताइए, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग अंगों को कंट्रोल करती हैं। तो उसे हम क्या कह देते हैं दोस्तों? अंतःस्रावी ग्रंथियां कह देते हैं। ग्रंथियों में पसीना, ग्रंथियों में सीबम, ग्रंथियों में तेलीय पदार्थ, ग्रंथियों से दूध और विभिन्न प्रकार के एंजाइम तथा हार्मोनों का निर्माण हो सकता है। जो आपकी ग्रंथियां हैं उनसे दोस्तों क्या क्या बन सकता है? उनसे पसीना बन सकता है, पसीना निकलता है पसीना ग्रंथियों के द्वारा। साथ ही आपकी स्किन में सेबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती है जिनको आप तेल ग्रंथियां कहते हो। उनके द्वारा क्या निकलता है दोस्तों? सीबम होता है एक प्रकार का तेलीय पदार्थ। साथ ही साथ आपके दोस्तों विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स जो हैं ये आपके ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं। तो यहां से हम कर रहे हैं बेसिक को स्टार्ट। ग्रंथियों का जो अध्ययन है उसको कहां पर किया जाता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर, रासायनिक समन्वय तंत्र के अंदर। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं डिटेल्ड और हमारे तरीके से। देखिएगा हमारे तरीके से हम बात को करेंगे, देख लीजिए। चलिए भैया देखो, तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो ग्लैंड्स क्या हैं, ग्रंथियां क्या हैं? तो दोस्तों ग्लैंड्स जो हैं, ग्रंथियां जो हैं, हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स जो क्या करती हैं? केमिकल्स मुक्त करती हैं, तरल रासायनिक पदार्थ मुक्त करती हैं। और उन रासायनिक पदार्थों की हेल्प से हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को, बहुत सारे अंगों को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं, उनको उनके कार्यों के लिए प्रेरित करती है। अब देखा जाए तो आपके दिमाग में एक सिस्टम आएगा कि यार सर नर्वस सिस्टम भी तो यही काम करता है। अरे तंत्रिका तंत्र भी तो पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है, तंत्रिका तंत्र भी तो अंगों को उनके कार्यों के लिए ऑर्डर्स देता है। तो एक तो हो गया तंत्रिका तंत्र, और जिसके अंदर आप ग्रंथियों को पढ़ते हो उसको हम क्या बोलते हैं? अभी अभी बताया था, ग्रंथियों को हम जिस सिस्टम में पढ़ते हैं उसे बोला जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, बहुत ध्यान से समझिएगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम को कहा जाता है रासायनिक समन्वय तंत्र। और दोस्तों रासायनिक समन्वय तंत्र जो आपका होता है ये और तंत्रिका तंत्र दोनों का काम सेम सा है। यानी ये सिस्टम भी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, ऑर्गन्स को उनके कार्यों के लिए प्रेरित करता है, जबकि रासायनिक समन्वय तंत्र भी यही काम करता है। लेकिन अंतर क्या है कि तंत्रिका तंत्र की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही क्विक है, वो बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया होती है। यानी तंत्रिका तंत्र जो होता है वो एकदम फास्ट एक्शंस के लिए जाना जाता है। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है इसकी जो प्रोसेसेस है वो कैसी होती हैं? स्लो होती है। समझिएगा, देखिए मेरे तंत्रिका तंत्र ने मुझे बोला कि मैं हाथ को यूं करूं, अभी बोला है ना, फिर बोला यूं कर, मैंने यूं कर दिया, फिर बोला ऐसे बढ़ा, मैंने ऐसे बढ़ा दिया। ये सडन क्विक है। लेकिन दोस्तों जो केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है या बॉडी की कोई ग्रंथि तुरंत से सेकंडों के अंदर कुछ नहीं कर सकती, उसकी जो प्रोसेस है वो स्लो होती है। आपको गर्मी लगती है तो पसीना ऐसा नहीं है सेकंडों में आना चालू हो गया, नहीं,
गर्मी लगती है, गर्मी लगने पर बॉडी थोड़ी सी जो आपकी ओवरहीट होती है, जैसे ही वो मैसेज ब्रेन को जाता है, धीरे 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 आपकी स्वेट ग्लैंड्स, पसीना ग्रंथियां स्टार्ट होती हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये रहा कि दोनों सिस्टम, आपका तंत्रिका तंत्र और रासायनिक समन्वय तंत्र, जो आपके सिस्टम हैं वो काम सेम ही करते हैं, लेकिन तंत्रिका तंत्र बहुत फास्ट है, जबकि रासायनिक समन्वय तंत्र जो कि ग्रंथियों, हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह के द्वारा संचालित होता है, वो सिस्टम थोड़ा क्या है बच्चों, स्लो है, वो धीमा है, उसकी जो क्रियाकलाप हैं वो क्या है बताइए, स्लो हैं। चलिए बात समझ में आ गई, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे चीजों को हम इस तरह समझेंगे कि ग्रंथियां जो है आपकी ये कितने टाइप की हैं, 3 प्रकार की हैं। बहुत प्यार से समझने लायक ये आपका टॉपिक चल रहा है। ग्रंथियां दोस्तों कितने टाइप की है, ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप, 3 टाइप। एक एक को प्यार से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी को बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्रावी ग्रंथियां नंबर 1। दूसरी जो हैं इनको बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं इनको कह देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरा जो हो गया वो आपके हो गया मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां जो होती हैं इनको आप कह देते हो मीजोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखा जाए 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, कौन कौन, बहिस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित। अब एक एक को देखते हैं दोस्तों, एक एक को देखते हैं। बहिस्रावी दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं इनको बोलते हैं नलिका युक्त ग्रंथियां। नलिका युक्त ग्रंथियां यानी ये वो ग्रंथियां हैं जिनमें क्या पाई जाती है, अपनी नलिका होती है, ट्यूब होती है। यानी ये ग्रंथियां जो होती हैं ये नलिका के माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से जो पदार्थ मुक्त करती हैं उनको लक्ष्य अंगों तक पहुंचाती है। यानी बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये अपने स्राव को, अपने रिलीज को, अपने द्वारा छोड़े जाने वाले तरल पदार्थ को नलिकाओं के माध्यम से, ट्यूब्स की हेल्प से लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां। और दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित पदार्थ हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या पदार्थ त्यागे जाते हैं, स्रावित पदार्थों की बात करें तो इसमें एंजाइम जिसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं वो कैसी ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां। एंजाइम के अलावा दोस्तों पसीना जिनके द्वारा स्रावित किया जाता है, लार जिनके द्वारा स्रावित की जाती है, सीबम जिनके द्वारा स्रावित किया जाता है, सिरुमिन हमारे कान में, कान का जो मैल होता है जिसको आप कर्णमोम कहते हो, वो स्रावित किया जाता है। दूध आपके इनके द्वारा स्रावित किया जाता है, क्लियर। और बहुत सारे अन्य पदार्थ स्रावित किए जाते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। एग्जाम्पल्स की बात अभी रुक कर करने वाले हैं, टेंशन आप बिल्कुल ना लें। अंतःस्रावी ग्रंथियां दोस्तों नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं यानी ये नलिकाओं की हेल्प नहीं लेती, इनको डक्टलेस ग्लैंड्स बोला जाता है। ये अपना स्राव किसमें मुक्त करती हैं, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बात है, ये अपना स्राव रक्त में मिलाती हैं। यानी दोस्तों इनको ब्लड पर भरोसा है, ये अब जो भी मुक्त करती है उसको ब्लड में मिला देती है। आपको पता है ये ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है, तो जब ये ब्लड में अपने रिलीज को, अपने स्राव को, अपने लिक्विड को, अपने तरल पदार्थों को मुक्त कर देगी तो वो ब्लड के साथ घूमते हुए अपने टारगेट ऑर्गन तक, लक्ष्य अंग तक पहुंच जाएंगे। और इनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ हैं भैया, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित पदार्थ हैं उनको कहा जाता है हार्मोन। यानी आपसे पूछा जाए एक ग्रंथि जो हार्मोन त्यागती है, बताइए कैसी ग्रंथि होगी, तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या त्यागती है, हार्मोन। और एंजाइम कौन सी ग्रंथि त्यागती है, आपके बहिस्रावी ग्रंथि। और एंजाइम और हार्मोन के अलावा कुछ त्यागा जा रहा हो वो भी बहिस्रावी ग्रंथि। लेकिन मिश्रित ग्रंथि वो होती है दोस्तों जिसका कुछ भाग अंतःस्रावी हो और कुछ भाग बहिस्रावी हो। अंतःस्रावी वाला भाग हार्मोन मुक्त करेगा और बहिस्रावी वाला भाग एंजाइम मुक्त करेगा। तो ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन एंजाइम दोनों ही मुक्त कर रही हो उसका एग्जाम्पल है दोस्तों अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि बताइएगा, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि
कैसी ग्रंथि है? एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। और भी कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स की अभी बात करूंगा, लेकिन टेंशन आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये चार्ट आपके दिमाग में घुसा? क्या पढ़ा है हमने बेसिकली कि ग्रंथियां 3 टाइप की है भैया। एक होती है एक्सोक्राइन बहिस्रावी, जो अपने स्राव को नलिका के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं, इसलिए इनको नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां ब्लड पर भरोसा रखती हैं, अपने स्राव को ब्लड में घोल देती हैं, ब्लड के साथ वो घूमकर पहुंच जाता है टारगेट पर, ठीक है। और इनमें नलिका की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनको डक्टलेस या नलिका रहित ग्रंथियां बोलते हैं। जबकि मिश्रित ग्रंथियों का कुछ भाग अंतःस्रावी का काम करेगा, कुछ बहिस्रावी का काम करेगा। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होगी दोस्तों, वो एंजाइम मुक्त करेगी या फिर पसीना, सलाइवा, सीवम, सिरुमीन, मिल्क या अन्य पदार्थ जो है वो इनके द्वारा त्यागे जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन त्यागे जाते हैं, और मिक्स जो ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा दोस्तों हार्मोन, एंजाइम दोनों ही प्रकार के पदार्थ क्या किए जाते हैं? त्यागे जाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो इसलिए चार्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, आगे समझाऊं आपको। ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में बेसिक सी जानकारी है। अब हम इनके एग्जांपल्स की पहले बात करेंगे और उसके बाद ग्रंथियों के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जांपल्स। क्लियर? सबसे पहले बहिस्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे, बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करेंगे सबसे पहले। क्लियर? बहिस्रावी ग्रंथियां दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो मोस्ट आपको कुछ जो है वो बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले लीवर दोस्तों। लीवर को क्या क्या कहते हैं? लीवर को यकृत, लीवर को जिगर, लीवर को कलेजा कहते हैं। लीवर के बारे में आपको मैंने कहां पर पढ़ाया था? आपको मैंने दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया था। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब जब लीवर शरीर की ही सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मैं आपसे पूछूं शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि बताओ, तो लीवर ही होगी ना। अरे यार, पूरी बॉडी में ही सबसे बड़ी है, तो फिर जो एक्सोक्राइन है, बहिस्रावी है, उनमें तो सबसे बड़ी होनी है। क्लियर? लीवर के बाद कौन आता है दोस्तों? अश्रु ग्रंथियां। अब ये साइज वगैरह की बात नहीं है, टेयर ग्लैंड्स, अश्रु ग्रंथियां। जो आपके अश्रु ग्रंथियां, इनसे आंसू निकलते हैं, और जो आपके टीयर ग्लैंड्स हैं, इनको बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में लैक्राइमल ग्रंथियां, है ना। आपकी आंखें लैक्राइमल बोन में उपस्थित होती हैं, तो जो ग्लैंड्स हैं यहां पर, उनको आप क्या बोल दोगे? लैक्राइमल ग्लैंड। जब आप बात करोगे लार ग्रंथियां, तो लार ग्रंथियां आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाई थी, 3 टाइप की। इनको बोलते हो सैलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सैलाइवरी ग्लैंड। दोस्तों, पसीना ग्रंथियां, पसीना ग्रंथियां जो होती हैं स्किन में होती हैं। आप जानते हैं पसीना ग्रंथियां कहां होती हैं? स्किन में। और पसीना ग्रंथियों को स्वेट ग्लैंड्स या स्वेद ग्रंथियां कहते हैं। स्वेट ग्लैंड्स या क्या बोलते हैं? स्वेद ग्रंथियां। क्लियर? जब आप पसीना ग्रंथियों के आगे चलेंगे तो नंबर 5 पे आपको एक नाम मिलेगा, सेबेसियस ग्रंथियां। दोस्तों, ये भी त्वचा में होती हैं पसीना ग्रंथियों के साथ साथ ही, सेबेसियस या तेल ग्रंथियां। और सेबेसियस या तेल ग्रंथियां जो होते हैं, इनसे चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं सीबम। क्या बोलते हैं? सीबम। और दोस्तों, ये भी कहां पाई जाती हैं? स्किन में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, दुग्ध ग्रंथियां, जो मिल्क ग्लैंड्स हैं, जिनसे दूध का उत्पादन होता है स्तनधारियों में, जो दुग्ध ग्रंथियां हैं, उनका जो नाम है, उनका नाम है मेमेरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं उनको? मेमेरी ग्लैंड्स। मेमेरी ग्लैंड्स। इनको दुग्ध ग्रंथियां भी कहते हैं या इनको स्तन ग्रंथियां भी कह देते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। नंबर 7 पे म्यूकस या श्लेष्मा ग्रंथियां, जिनसे श्लेष्मा नाम का पदार्थ निकलता है। श्लेष्मा आपको पता है आपके नाक में ग्रंथि पाई जाती है, आपके स्टमक में ग्लैंड पाई जाती है। क्लियर? 8वें नंबर पर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, कान के अंदर आपके ग्लैंड पाई जाती है, जिसका नाम है सिरुमिनस ग्रंथियां। सिरुमिनस ग्रंथियां। और सिरुमिनस ग्रंथि से जो पदार्थ निकलता है उसका नाम है सिरुमीन। और सिरुमीन को ईवैक्स बोलते हैं, कर्ण मोम। वैक्स का मतलब होता है मोम, और ईयर का मतलब कान के अंदर। और 9 में दोस्तों, नेत्र पलक जो आपके आईलिड होती है,
नेत्र पलक के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है मेबोमियन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? मेबोमियन ग्रंथियां। मेबोमियन ग्लैंड्स आपके कहां पाई जाती है दोस्तों? नेत्र पलक के ऊपर पाई जाती हैं। तो आप इनके नाम ध्यान रखेंगे। अब एक और तरीका मैं आपको अभी बता दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी ग्रंथि आपके एक्सोक्राइनस है, कौन सी ग्रंथि एंडोक्राइनस है, कौन सी मीजोक्राइनस है। बहुत इजीली आप क्या कर पाएंगे? मैनेज कर पाएंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आप देखेंगे सबसे पहले लीवर, जिसको आप यकृत, जिगर, कलेजा कहते हो, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। साथ ही साथ अश्रुग्रंथियां जिनसे आपके आंसू निकलते हैं, इनको लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। लार ग्रंथियां आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। पसीना ग्रंथियों को स्वेट ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथियां कहते हैं। सिबेसियस ग्रंथि है ना, सिबेसियस ग्रंथि आपके स्किन में पाई जाती है, जिनको आप तेल ग्रंथियां कहते हैं, जिनसे चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसको सीबम कहते हैं। क्लियर? दुग्ध ग्रंथियां जो है आपके मिल्क सीक्रेशन ग्लैंड्स जो हैं, उनको आप मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। म्यूकस या श्लेष्मा ग्रंथि आपके पाई जाती है, आपके नाक में पाई जाती है, साथ ही साथ आपके स्टमक में होती हैं। कान के अंदर आपके सिरुमिनस ग्लैंड है, जिनके द्वारा सिरुमिन नाम का पदार्थ निकलता है। और आपके आईलिड्स पर, जो आपके नेत्र पलक हैं, जो आपके आईलिड्स हैं, उन पर भैया मेबोमियन ग्लैंड्स आपके पाई जाती हैं। क्लियर? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्सोक्राइनस ग्लैंड के बाद मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों की ओर लेकर जा रहा हूं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी हो गई अंतःस्रावी ग्रंथियां। एक ट्रिकी सेशन के द्वारा हम इसको देखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों की एक ट्रिक, में राजस्थानी भाषा के हम लोग हैं तो एक ट्रिक इसकी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, देखिएगा, लीजिएगा दोस्तों। ट्रिक है आपके थारी पीपी पे, थारी पीपी पे थारे बिरजू अंकल का अधिकार है। थारी पीपी पे थारे बिरजू अंकल का अधिकार है। थारी पीपी पे थारे बिरजू अंकल का क्या है बताइए? अधिकार है। थारी पीपी पे थारे बिरजू अंकल का अधिकार है। तो बच्चों, आप तक मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? पहले ये बताओ, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि वीडियो प्रॉपरली चल रहा है मेरे मोबाइल के अंदर, मैंने आपको दिखाया भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपको क्यों आ रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत अगर आ रही है तो उसको हम लोग हैंडल करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी एक बार क्लास हो जाए, फिर आपको ये क्लास कैसे दिखेगी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए, थारे से बनकर आएगा थायराइड। थायराइड, थायराइड ग्लैंड आपके कहां होती है बताइए? आपके गले में होती है। क्लियर? पी से और पी से, दो पी हैं यहां पर, एक हो गया आपके पीनियल और दूसरी हो गई आपके पीयूष। पीनियल और पीयूष दोनों जो ग्लैंड हैं ये आपके कहां पाई जाती हैं? ब्रेन में पाई जाती हैं, मस्तिष्क में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? ब्रेन में। ये आया पैराथायराइड। दोस्तों, नाम थायराइड से मिलता जुलता है, तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये थायराइड के अंदर होती है। पैराथायराइड ग्लैंड कहां होती है? थायराइड के अंदर पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड के भीतर होती है। क्लियर? अगला जो थारे है इससे बनता है थाइमस, और थाइमस कहां मिलती है आपको? हार्ट के पास, सीने में, दिल के पास। आपसे पूछा जाए आपके दिल के सबसे करीब कौन है, तो थायराइड। बिरजू से बनता है दोस्तों वृषण, वृषण को बोला जाता है टेस्टिस, ये नरजनन ग्रंथि है। क्लियर? और अंकल से बनता है दोस्तों अंडाशय, अंकल से बनता है अंडाशय, अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। और ओवरी जो है आपके ये कहां होती है दोस्तों? पेल्विक रीजन में, श्रोणी प्रदेश। पेल्विक रीजन होता है दोस्तों आपके पेट के नीचे, उदर गुहा के नीचे, तो जनरली ये पेल्विक रीजन में होती हैं। और अधिकार से बनती है अधिवृक्क। अधिवृक्क का मतलब हो गया आपके, अधिवृक्क का मतलब हो गया एड्रीनल। एड्रीनल, अधि का मतलब ऊपर और वृक्क का मतलब किडनी, तो ये ग्रंथि दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर। क्लियर? और है से बनता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। क्या बनता है है से? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कहां पाया जाता है? ब्रेन में। तो ये आपके वो ट्रिक है जो आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताती है। चलिए, क्लियर? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ये बताती है।
चलिए भाई, क्लियर। तो हम देख पा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, थारी पीपी पे थारे बिरजू अंकल का अधिकार है। थारी से थायराइड, पीपी से पीनियल पीयूष, पे से पैराथायराइड, उसके बाद थारे से थाइमस, बिरजू से ब्रशन टेस्टिस, अंकल से अंडाशय ओवरी, अधिकार है से अधिवृक्क एड्रिनल। ये सारी की सारी ग्लैंड्स जो हैं आपके, ये किस में आती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में आती हैं। क्लियर। तो बहिस्रावियों को हमने समझा, अंतःस्रावियों को हमने समझा। अब एक तरीके से देख लीजिएगा, आपसे मिश्रित की बात करें तो आप बात करेंगे पैंक्रियाज, अग्नाशय। आपसे अंतःस्रावी की बात करेंगे तो ट्रिक आपके सामने है, और इनको छोड़ के बाकी बची हुई जितनी है वो सारी बहिस्रावी है। क्लियर। हाँ, अगर जनन ग्रंथियां शब्द देता है और ऑप्शन कहीं पर ऐसे आते हैं कि आपको जनन ग्रंथियों को मिश्रित में देखना पड़े, तो याद रखिएगा वृषण और अंडाशय ये तो दोनों नो डाउट क्या हैं? अंतःस्रावी हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। लेकिन जब जनन ग्रंथियां नाम देता है तो कई बार जनन ग्रंथियों के रूप में वृषण के साथ साथ आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो गई, काउपर ग्लैंड्स हो गई, है ना, फीमेल में ओवरी के साथ साथ आपके जो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां है, बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो सबको अगर इंक्लूड करोगे तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा? मीजोक्राइन ग्लैंड्स बन जाएंगी, जनन ग्रंथियां। क्लियर, बात समझ में आ गई यहां तक? तो थोड़ा सा इस जगह आप ध्यान दे लीजिएगा। चलिए ओके बच्चों, आगे बढ़ें। तो दोस्तों हम लोग बहिस्रावी और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं इनकी बात हम लोग कर चुके थे, और बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जांपल्स और अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जांपल्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है भाई, चलिए अब हम समझते हैं आगे। अब हम दोस्तों जब मिश्रित ग्रंथियों की बात करते हैं, जब आपके मीजोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, मिश्रित ग्रंथियों की बात करते हैं, मीजोक्राइन, तो मीजोक्राइन में आप देखेंगे कि देखा जाए तो पैंक्रियाज है, अकेली पैंक्रियाज है ना। पैंक्रियाज अग्नाशय को पक्वाशय भी कहते हैं, अग्नाशय को क्या बोलते हैं? पक्वाशय। क्लियर। लेकिन याद रखना कभी कभी जो जनन ग्रंथियां हैं, जनन ग्रंथि, ये वर्ड आए रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जनन ग्रंथियां, तो इनको भी आप मिश्रित मान लेते हो, क्योंकि जनन ग्रंथियों में क्या होता है, अकेला अगर वृषण दे और अकेला अगर अंडाशय दे तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को एंडोक्राइन कर देंगे। लेकिन वृषण अंडाशय के साथ साथ आपके जनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्लैंड है, आपके काउपर ग्लैंड है, आपके बार्थोलिन ग्लैंड है, तो इन सबको मिलाकर जनन ग्रंथियां कह देते हैं। क्लियर। तो तब जाकर ये आपके शुक्राशय, आपके एक सेमाइनल वेसिकल, ये भी आपके एक जनन ग्रंथि है। इन सबको मिलाकर आप इन्हें क्या कह सकते हो? मीजोक्राइन कह सकते हो, मिश्रित कह सकते हो। तो ये चीज आपको दिमाग में नोट करनी है। ठीक है भाई, लीजिएगा स्क्रीनशॉट ताकि आगे बढ़ें। चलिए भाई, तो तरीका क्या है आपके पास याद करने का? तरीका यह है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को याद करने के लिए आपको ट्रिक बताई है, थारी पीपी पे थारे बिरजू अंकल का अधिकार है। क्लियर। मिश्रित में आपको अग्नाशय तो याद रखना है, साथ ही साथ जनन ग्रंथियां शब्द आ जाए तो आप क्या कर देंगे? उसको मीजोक्राइन कर देंगे, मिश्रित कर देंगे। तो मिश्रित और अंतःस्रावी ये आप इजीली याद कर पाएंगे। इनको छोड़ के जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो आपके सारी क्या है बताइए? बहिस्रावी हैं, सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे, और आगे हम समझते हैं एक एक ग्लैंड के बारे में। उससे पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं दोस्तों। आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आप आंसर क्या कर देंगे? लीवर। 1.22 1.5 kg वेट है लीवर का। और दोस्तों लीवर जो है कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। तो एक तरीके से बहिस्रावी ग्रंथियों में भी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो आप क्या आंसर करेंगे? लीवर। दूसरा दोस्तों लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ा पूछे, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी, अंतःस्रावी में, तो आपका आंसर क्या रहेगा? थायराइड। थायराइड का जो वेट है वो है 25 to 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम थायराइड का क्या होता है? भार होता है। आपसे पूछे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। क्लियर, अंतःस्रावियों में सबसे छोटी, तो दोस्तों यहां पे पहले नंबर पर आप नाम देंगे पीनियल, सबसे छोटी है
और पीनियल के बाद सेकंड नंबर पर पीयूष, पिट्यूटरी। क्लियर, तो पीनियल ऑप्शन में नहीं मिले तो पिट्यूटरी कर दीजिएगा। क्लियर, अदरवाइज सबसे छोटी पीनियल है। क्लियर, मतलब सबसे छोटी पीनियल है, उसके बाद पीनियल से थोड़ी बड़ी पिट्यूटरी है। क्लियर, तो ऑप्शन में पीनियल ना मिले पिट्यूटरी आंसर कर सकते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाए अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर, एंडोक्राइन सिस्टम का अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर, तो दोस्तों किसको बोला जाता है? थायराइड को बोला जाता है। आपसे पूछा जाए टेम्पो ऑफ लाइफ, जीवन का टेम्पो किसको बोलते हैं? टेम्पो ऑफ लाइफ, जीवन का टेम्पो किसको बोलते हैं? तो भैया किसको बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड को बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों थायराइड ग्रंथि हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे उपापचय को नियंत्रित करती है। और उपापचय होता है हमारी बॉडी में जो भी अच्छी बुरी क्रियाएं होती हैं उन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? उन सबको मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, उन सबको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। चलिए, तो देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड जो आपके है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल, और अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर आप थायराइड को कह रहे हैं। और टेम्पो ऑफ लाइफ, जीवन का टेम्पो आप किसे कह रहे हैं दोस्तों? थायराइड ग्लैंड को कह रहे हैं। क्लियर, आगे हम चलते हैं दोस्तों। शरीर की तीसरी आंख, शरीर की तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा जाता है? शरीर की तीसरी आंख, या फिर दोस्तों शरीर की बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक, शरीर की लैंगिक जैविक घड़ी, शरीर की बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक, शरीर की लैंगिक व जैविक घड़ी, शरीर की लैंगिक व जैविक घड़ी किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये कहा जाता है पीनियल को। किसको बोला जाता है? क्योंकि हमारी दिनचर्या का नियंत्रण, हम कब जागते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, किस किस चीज की हमें आदत है, इसका कंट्रोल पीनियल ग्लैंड करती है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भैया ग्रंथि के अंदर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ग्लैंड विद इन ग्लैंड, ग्रंथि के अंदर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ग्लैंड विद इन ग्लैंड कहा जाता है पैराथायराइड को। किसको बोला जाता है? क्यों? क्योंकि पैराथायराइड जो होती है वो कहाँ होती है? थायराइड के अंदर, इसलिए पैराथायराइड को ग्रंथि के अंदर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? अच्छा दोस्तों आपसे पूछा जाए 4S ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो 4S ग्लैंड कहा जाता है एड्रिनल को, अधिवृक्क को। एड्रिनल को क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों लैंगिक लक्षण सेक्स, स्ट्रेस यानी कि तनाव, शुगर यानी कि शर्करा, और साल्ट यानी कि लवण। क्लियर? लैंगिक लक्षण, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, लैंगिक लक्षण, तनाव, शर्करा संतुलन और लवण संतुलन, चारों का काम आपके करती है कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है दोस्तों? 4S ग्रंथि कहते हैं। आपसे पूछा जाए शरीर की मास्टर ग्रंथि से कहेंगे? मास्टर ग्रंथि, मास्टर, तो मास्टर बोलते हैं पिट्यूटरी को, PITUITARY, पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? मास्टर। लेकिन सुपर मास्टर या हेड मास्टर किसको बोला जाता है? सुपर मास्टर या हेड मास्टर किसको बोला जाता है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। सुपर मास्टर या हेड मास्टर किसको बोला जाता है? तो आपका आंसर जाएगा हाइपोथैलेमस को, क्योंकि पिट्यूटरी पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? पिट्यूटरी पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल आपके किसका होता है? आपके हाइपोथैलेमस का होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या ये बात आपके समझ में आ गई? इस क्लास को मैं अभी यहीं पर होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ क्या लिया? एंडोक्राइन सिस्टम की बेसिक जानकारी, साथ में साथ कौन कौन सी टाइप की आपकी ग्लैंड्स हैं। तो ग्लैंड्स 3 टाइप की है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मीजोक्राइन, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, मिश्रित। मैंने उनका अलग अलग जो डिफरेंस है वो आपको बता दिया है।